ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे सबका ये सवाल है। जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे सबका ये सवाल है। गिल गिल पाशा सुन मेरे राजा 1 2 9 11। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग एवं दरभंगा जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय मिथिला लोक उत्सव का भव्य उद्घाटन हुआ। देखिए रिपोर्ट। बिहार सरकार पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय मिथिला लोक उत्सव में मिथिला के गांव का चित्रण मिथिला गांव यहां आ रहे दर्शकों को खूब लुभा रहा है। जिला प्रशासन के सौजन्य से कृषि विभाग द्वारा निर्मित मिथिला ग्राम में हूबहू गांव का लुक दिया गया है। मिथिला ग्राम के एक भाग में प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय को भी स्थापित किया गया है। वहीं गांव में किस प्रकार से महिलाएं आंगन में रंगोली बनाती है एवं भोजन के रूप में मिट्टी के चूल्हे के उपयोग बंद कर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के द्वारा गैस का खाना पकाने का काम करती है, उसे भी चित्रण किया गया है। मिथिला ग्राम में पकौड़े के साथ साथ मक्के की रोटी और सरसों के साग दर्शकों को खूब लुभा रहा है। दृश्य के एक भाग में पशुपालक के साथ भैंस एवं उसके बच्चे को बांधकर गांव का दृश्य उतारने का पूरा कोशिश किया गया है। मिथिला ग्राम के दूसरे भाग में मिथिला के प्रसिद्ध त्योहार सामा चकेवा, फूलों की बगिया एवं बाड़ी में हो रहे हरी सब्जी के पैदावार को भी दर्शाया गया है। लोक उत्सव के अवसर पर ये मिथिला ग्राम की एक संरचना की गई है कि हम अपने मिथिला ग्राम का एक झलक लोगों के बीच में जागृत कर सकें और उसी कोशिश में यहाँ पर मिथिला ग्राम के मकान, शौचालय, मछली पालन, बागवानी, फूल की खेती और जो हमारे ग्रामीण परिवेश में सभी घर में दुधारू पशु रहता है, उसको हम लोगों ने यहाँ पे दिखाने की एक कोशिश की है कि हम यहाँ पे इस मिथिला लोक उत्सव के अवसर पर मिथिला ग्राम को की एक झलक लोगों के बीच रख सकें। सबसे खास यह लगा कि मिथिला ग्राम यहाँ पे कृषि विभाग के द्वारा मिथिला लोक उत्सव में लगाया गया, जो कि मेरे पूर्वजों के जो गांव में रहते थे वो दृश्य अभी दिखाई देता है। घर झोपड़ी का है, कुटिया बनाया हुआ है, भैंस पाला हुआ है, कृषि से जो कोबी लगाया जाता है, फूल, और मिथिला का जो परंपरा भोजन है उसका पकवान बनाया गया, जो सबसे अच्छा है मकई का रोटी, साग, पकौड़ा इत्यादि। न्यूज एक्सप्रेस के लिए तुलसी झा की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2019 के प्रथम तिमाही में संभावित है। चुनाव सर पे देख भाजपा से निलंबित दरभंगा के सांसद कीर्ति आजाद ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है।
5 साल की उपलब्धि जनता के सामने रखने का वक्त आ चुका है। इसके तहत शनिवार को आजाद ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और अपनी उपलब्धि गिनाने के बजाय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर योजनाओं को लटकाने का आरोप मढ़ दिया। बहरहाल यह निश्चित है कि आगामी चुनाव में आजाद एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं होने जा रहे हैं। हमने सब कुछ इसमें बता दिया है, लेकिन हम इस चीज से शुरू करेंगे कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने बालिका गृह कांड के ऊपर बिहार सरकार के ऊपर बहुत जबरदस्त आरोप लगाए हैं और सीबीआई से कहा है कि 31 जनवरी तक सभी पर सही धारा लगाते हुए, क्योंकि बहुत हल्का धारा लगाया, पॉस्को का धारा लगना चाहिए, हल्का धारा लगा करके लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है, इसलिए सीबीआई इसको पूरी तरीके से देखेगी। तो इसकी निष्पक्ष जांच होगी। तो मधुबनी शेल्टर गृह हम उसको पढ़ देते हैं। स्पष्ट लहजे में कह रहा हूं कि कुछ हवाई नेता मुख्यमंत्री की छवि खराब करने में लगे हुए हैं और गलत बयानबाजी कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब मधुबनी शेल्टर गृह की सीबीआई जांच के आदेश के बाद सफेद पोश नेताओं की नींद उड़ गई है। जनता को निष्पक्ष जांच के परिणाम की प्रतीक्षा है, जिसके बाद स्वतः स्पष्ट हो जाएगा कि मिथिला का कलंक कौन है और मिथिला का स्वाभिमान कौन। यह मामला बहुत गंभीर है जो बहुत दिनों से अटका हुआ था। कौन है सफेद पोश नेता कौन है? सफेद पोश तो बहुत घूमते हैं, काँव करते हैं, जो आकर कुछ से कुछ जो मन में आता है वह बयानबाजी करते हैं, सच्चाई तथ्यों को नहीं समझते हैं, क्या तथ्य हैं क्या नहीं है, जो मैंने अपने इस प्रेस वार्ता में आपको बताने का प्रयास किया है, जिसमें उदाहरण भी मैंने रेलवे का दिया है। आप यह जानते हैं कि पहले फिक्की की जो बिहार की इकाई है, उन्होंने अपनी ओर से मधुबनी और भागलपुर का नाम हवाई सेवाओं को शुरू करने के लिए लिखा था केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार की एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उसका सर्वे किया और पाया कि दोनों जगह के रनवे बहुत छोटे हैं, हवाई पट्टी बहुत छोटी है, उस पर हवाई जहाज उतर नहीं सकते, और दोनों तरफ अप्रोच में जैसे भागलपुर में मकान बने होने के कारण से उतरना हवाई जहाज का और चढ़ना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने दोनों को अनफिट करार दिया था कि यह उपयोग के लायक नहीं है। इसी बीच में जो हम लोगों ने, आपको मैंने चिट्ठियों का हवाला भी दिया है और लोगों से जो मिले हैं उसके बारे में भी बताया है कि कैसे गजपति राजू जी से हम अगस्त में 2014 में मिले थे, प्रधानमंत्री जी से हम सभी उत्तर बिहार मिथिला के जितने भी सांसद थे सभी लोग 8 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री से मिले थे, जयंत सिन्हा जी से मिला था, उनके साथ चिट्ठियां हैं। ये इस फाइल के अंदर सब कुछ है, जो लोग चाहें इसमें से ले सकते हैं। तब दरभंगा को और पूर्णिया को सिलेक्ट किया जाता था, जो पूर्ण रूपेण 100% केंद्र सरकार की है और वह वायुसेना की है, उसमें बिहार सरकार की सुरक्षा भी नहीं लगती, उसके अंदर टोटल 100% देख रेख भारतीय वायुसेना द्वारा की जाती है, जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। जमीन देने की बात हुई थी कि 30 एकड़ जमीन देंगे। मैं ये कैसे मान लूं कि बिहार सरकार वो 30 एकड़ जमीन देगी, जबकि 2013 में दोनार के ओवरब्रिज के लिए केंद्र सरकार से सभी स्वीकृति होकर हमने उसका शिलान्यास किया था और केवल 1 या 1.5 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने की बात थी, जिससे कि यातायात की जो असुविधा हो रही है लोगों को, जो जाम के कारण से लोग फंस रहे हैं पचड़े में, जो डीएमसीएच नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो मुख्यालय तक, जिला मुख्यालय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उससे निजात नहीं हो पाई है। जबकि दोनों तरफ दोनार गुमटी के सड़क है
केवल जो घर मात्र हैं वहां से आपको थोड़ी जगह लेनी है और आपको यह बनाना है। लेकिन खेत की बात है कि जब वहां की 1.5 या 2 एकड़ ही जमीन ये नहीं ले पाए तो 30 एकड़ जमीन यहां कैसे देंगे। दूसरी बात, एक चीज और याद रखना चाहिए कि बिहार सरकार का प्लेन हो या किसी का प्राइवेट प्लेन हो, हवाई यातायात पे डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन रहता है। वो सड़क यातायात तो नहीं, वो हवाई का यातायात है। और हवाई जहाज देश दुनिया में पूरा घूम रहा है, कलकत्ता से दिल्ली जा रहा है, कलकत्ता से रांची जा रहा है, पटना से बंबई जा रहा है। इस तरीके से हवाई जहाज को यातायात को देख रेख एटीसी करती है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, वह केंद्र सरकार के हाथ में है। जो 2.3 एकड़ जमीन मिल रही है सिविल एनक्लेव जिसमें बनाया जा रहा है, वह भी वायुसेना के अंदर है, बिहार सरकार की जमीन है नहीं। वह भी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके ऊपर एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टेंडर किया है। जमीन मांगा केंद्र सरकार की सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने। कहां से हवाई जहाज उड़ेगा, कहां जाएगा, यहां पर उतरकर फिर आगे कहां जाएगा, यह तय सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो केंद्र सरकार का है वो तय करेगा। इसलिए जो ये कांव करने वाले नेता हैं, जो कांव करके होशियार की तरह बोलते हैं और श्रेय देने का प्रयास करते हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि कृपया मुख्यमंत्री जी का नाम बदनाम न करें। आप देखिए 5 गुमटी हमने पास करवा दिया है। कगवा गुमटी हुआ, म्यूजियम वाला हुआ, दोनार वाला हुआ, चट्टी चौक वाला हुआ, पंडा सराय वाला हुआ, यह सब पास है। ये रेलवे के कागज हैं, पार्लियामेंट में दिया गया जवाब है और उसमें केंद्र सरकार ने गोल मोल करके जवाब दिया है कि उसके अंदर बहुत कारण होते हैं, हमने अपनी तरफ से तो कर दिया है, जमीन लेना होता है, डिजाइन बनना होता है। तो जमीन लेने में 5 साल, डिजाइन बनने में 5 साल, नोटिफिकेशन और गजेट करने में जमीन के 5 साल हो चुके हैं। 2013 दिसंबर में हमने किया था, 2018 दिसंबर आ गया है। तो जब वहां पर नहीं मिली तो यहां पर 30 एकड़ जमीन कब देंगे, ये हमको समझ में नहीं आता। यहां पर मतलब एयरपोर्ट पर। हमने सारे तथ्य इन कागज में दिए हैं, जिसमें हमने चिट्ठी का उल्लेख किया है। वो सारी चिट्ठियां यहां पर रखी हुई हैं, सारे कागज दस्तावेज यहां रखे हुए हैं। आप लोग कोई भी इसका अवलोकन कर सकते हैं। नाम लेना चाहेंगे किनका? कांव करने वाले। अब गाँव का तो बहुत सब घूमते रहते हैं, अब किसका किसका नाम लेंगे? नहीं तो कोई तो, जैसे कि आपने मधुबनी का नाम लिया तो उस हिसाब से तो कोई तो नाम होगा। मधुबनी तो हमने नाम नहीं लिया। हमने क्या काम लिया? मधुबनी में और भागलपुर में एयरपोर्ट के लिए फिक्की ने बिहार सरकार को, बिहार की इकाई है, उसने बिहार सरकार से कहा और बिहार सरकार ने आगे बढ़ाया। नहीं बालिका गृह में कौन है अब यह तो कहना मुश्किल होगा, लेकिन सभी जानते हैं। अभी तो यहाँ 1-2 लोगों ने नाम भी ले लिया उनका। चर्चा में आ चुका है। मेरे पर अवमानना का केस मत करवा दीजिए। तेजस्वी यादव ने नाम भी लिया था जी, तेजस्वी यादव ने किसी एक व्यक्ति का नाम लिया था, कोई झा करके थे, ऐसी कुमार झा थे कोई, उनका नाम उन्होंने लिया था और पढ़ा मैंने भी है। वो पहला वाला नाम याद नहीं आ रहा है। वो मेरा सिक्योरिटी गार्ड का क्या नाम है? वो जो है संजय क्या नाम पूरा उसका? संजय झा उसका नाम, मेरा सिक्योरिटी गार्ड है। अरे संजय बाबू। तो सर संजय कुमार झा कौन है? अभी बताते हैं। की नाम से यहाँ क्या? संजय पूरा नाम? संजय कुमार झा की चाहिए? केकर सिक्योरिटी गार्ड चाहिए? हमारे और चुनाव लड़ा नहीं लड़ते सर। नहीं सर, ये कुछ तो कारण होगा। कोर्ट ने कहा कि सभी बिहार के सभी शेल्टर होम की जांच होनी चाहिए, लेकिन आप फोकस कर रहे हैं मधुबनी। कुछ तो कारण होगा, क्या निकालना चाह रहे हैं? देखिए ऐसा है कि मुजफ्फरपुर से जो 12 लड़कियां ट्रांसफर होकर गई थी, उसमें 2 मुख्य थी। एक बेचारी मूक बधिर थी और दूसरी थी जिसको कि सब कांड के बारे में मालूम था। वो सब मधुबनी गए थे और मधुबनी से वो लोग लापता हैं।
तो जो लोग उस सेंटर से जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता होगा। अब कौन लोग जुड़े हैं यह तो आप लोग पत्रकार हैं, खोजी पत्रकारिता तो आप लोग करनी होगी। यदि आपको नाम मालूम है तो मुझे बोलिए, हम उनका नाम अगर हमने सुना होगा तो हम कहेंगे हाँ। बताया जाता है कि वो संजय झा जेडीयू के जो नेता हैं उनके पीए द्वारा वो संचालित किया जा रहा है। क्या संजय झा का इसमें रोल है? आपने याद दिलाया, संजय कुमार झा बोला ना आपने, करेक्ट। हमको ये पता लगा कि उनके जो सचिव हैं, निजी सचिव, उनकी पत्नी उसको चलाती है। संजय झा कौन है? अब आपको बताया तो सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी गार्ड पीए रख सकता है क्या? क्यों नहीं रख सकता, अगर रखना चाहे तो। आपने कहा मुख्यमंत्री के भाई, इन्होंने कहा संजय झा, वही कोई है जो घूमते रहते हैं। का नाम तेजस्वी यादव ने भी लिया था। जी लिया था, हमने सुना था उनका नाम। अच्छा सर, आपने कहा कि मुख्यमंत्री के अति को धूमिल कर रहे हैं जी, और वो बयानबाजी कर रहे हैं, तो आप सीधा नाम लेने से क्या डरते हैं? आप डरते नहीं है, ऐसे लोगों का नाम लेके सुबह से जबान को खराब करें। गाँव नेता वही है, तो गाँव कौन करता है? हम ये जानना चाह रहे हैं कि संजय झा का रोल उसमें है, कुछ आपको लगता है संदिग्ध है? यह तो सीबीआई की जांच हो रही है, उससे पता लग जाएगा कि मिथिला का कलंक कौन है और मिथिला का सम्मान कौन है। नहीं तो एक तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी जांच को लेकर के फटकार लगाती है सरकार के ऊपर में, तो ऐसी परिस्थिति में क्या लगता है कि मधुबनी की जांच निष्पक्ष हो पाएगी? अवश्य, अगर सीबीआई कर रही है तो निष्पक्ष जांच तो होगी ही, और वहां पर खुद ही इतने लोग पीआईएल लगाने के लिए बैठे हुए हैं इस विलंब के कारण से। अब आप देखिए कि सीबीआई के ऊपर ही बहुत बड़ा आरोप लग गया है डायरेक्टर के ऊपर। सृजन घोटाला अभी तक सामने नहीं आया, उसमें कहा जा रहा है कि तथाकथित रूप से बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी का भी हाथ है। ये सब चीजें तो आ ही रही हैं। अब आपने कहा संजय कुमार झा जी का आपने नाम लिया, बताया उनका नाम, तो उनका नाम हमने भी सुना है। तो यह सारी चीजें जो है यह आ रही हैं, और जब तक जांच नहीं होती उसके ऊपर मेरा इस प्रकार का कोई टिप्पणी करना और आरोप लगाकर उसको दोषी सिद्ध कर देना तो संभव नहीं है। आपको क्या लगता है कि जो लड़कियां ट्रांसफर की गई थी मधुबनी, उस लड़की के साथ क्या हुआ होगा, क्या आशंका है? ये तो अब तक वो लड़की नहीं मिली है, लड़की नहीं मिली है। उनके साथ तो कहा ही गया कि उनके सबों के साथ बलात्कार हुआ है। ट्रेसलेस भी है ना, तो क्या हुआ? ट्रेसलेस है, यह भी कहा जा रहा है। पप्पू यादव जी ने तो कहा था पार्लियामेंट में कि कुट्टी कुट्टी काट करके नेपाल में फेंक दिया गया है। नहीं मिलने का मतलब यह है कि इसके अंदर संलिप्तता तो है, तभी साक्ष्यों को खत्म किया जा रहा है, और जितना विलंब हो रहा है उससे उतने साक्ष्य खत्म हो रहे हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। अच्छा सर, अचानक चुनाव के वक्त में ये हवाई जहाज का जो मामला है क्यों होड़ पकड़ लिया? सभी नेता अपने ऊपर अपना लेना चाहते हैं ना, क्योंकि कैसे क्यों हो गया? मिथिलांचल में तो कई समस्याएं हैं। देखिए, मैंने आपके सामने बात रख दी, केंद्र सरकार की बात थी, हमने केंद्र सरकार की रख दी। हमने कभी भी बिहार सरकार की उपलब्धियों पर कहा है कि हमने किया है। जो बिहार सरकार करती है उसमें हमने कभी भी घूम मारा है और कहा है कि बिहार सरकार का, हम केंद्र सरकार से हैं। रेलवे की डबलिंग हो रही है, अभी तक तो उस पर ध्यान किसी काम का नेता का नहीं गया है, नहीं तो डबलिंग की भी श्रेय ले लेंगे। लोहना रोड से मुक्तापुर के सर्वे को लेकर हमने आवाज उठाई है, उसके ऊपर भी काम नेता भी लेंगे जैसे आएगा। हाँ, लोहना रोड से मुक्तापुर, अंदर ही अंदर घनश्यामपुर तारडी होते हुए पूरा घूमते हुए बहिड़ा बहिड़ी होते हुए वह लाइन है जो सबसे अंदर तक में बनने का है, तो उसको लेकर उठाया है। अब ये सबसे पहले एयरपोर्ट का तो हमने उठाया था। आप देखिएगा, आप ही लोगों ने अखबार में 2015 में छापा है मेरा फोटो प्रधानमंत्री के साथ, और उसके बाद फिर आप लोग बहक जाते हैं और आजाद इतना आदर सत्कार करता है। कीर्ति जी, एक दूसरा सवाल, योगी जी ने एक बयान दिया है, हनुमान जी को दलित बताया है, जबकि बाबा रामदेव ने कहा कि हनुमान को जितना ज्ञान था उसके हिसाब से वो ब्राह्मण जाति के होंगे। लेकिन केंद्र सरकार के एक मंत्री है, उन्होंने कहा कि जिस समय यह हनुमान जी थे उस समय जाति प्रथा नहीं थी, उस समय आर्य समाज था, इसलिए वो आर्य समाज के, हमारे समाज के। आपको क्या लगता है?
ये कौन से ज्ञानी थे जिन्होंने कहा कि उस समय आर्य समाज था? कोई मंत्री हैं, अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा। मंत्री हैं सतपाल सिंह। इनको ज्ञान ही नहीं है कि आर्य समाज शुरू किया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, आज से 150-200 साल पहले। आर्य समाज था ही नहीं। और आपको बता देना चाहता हूं कि हनुमान जी सबके लिए संकट मोचक है। हनुमान जी भगवान हैं। भगवान इंसान की रक्षा और आशीर्वाद देने के लिए है, न कि आप भगवान को किसी जात में बांट सकते हैं। सतयुग और त्रेता में जात नाम की कोई चीज थी नहीं। ब्रह्म न जाति ब्राह्मण, मतलब जरूरी नहीं कि ब्राह्मण ब्राह्मण से ही पैदा हो, ये गलत है। और हम क्रिकेट खेले हैं इसलिए ना तो हम किसी जात के हैं, हम अपने देश के हैं, और यह सबको सोचना चाहिए। आस्था और ऐसे दुष्कर्म नहीं करने चाहिए जिससे आपका, आपके समाज का, आपके क्षेत्र का बदनामी हो। बालिका केंद्र जैसे कांड नहीं करने चाहिए। मेरे ऊपर आज तक कोई जघन्य अपराध नहीं है, कोई केस नहीं है। चुनाव आचार संहिता के 4 हैं, उसमें भी कोई विटनेस में नहीं पहुंच रहा है। वो भी चारों खत्म होकर के बिल्कुल मेरा स्लेट साफ हो जाएगा। पहले राम और हनुमान, आपको क्या लगता है क्यों उपयोग किया गया है इसे? हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस समय एक आम नागरिक, भारत का नाम नागरिक होने के नाते, दरभंगा से 3-3 बार चुनाव जीतने के नाते, दरभंगा के लोगों के आशीर्वाद मिलने के नाते मैं प्रश्न पूछता हूं कि 1989 में भारतीय जनता पार्टी का पालमपुर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुआ था कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत के साथ, हम राम मंदिर बनाएंगे। यदि आप SC/ST पर कानून ला सकते हैं, यदि आप 3 तलाक का कानून ला सकते हैं, तो आज 4.5 साल के बाद आपको राम मंदिर याद क्यों आ रहा है? जब सरकार बनी थी तभी उस प्रस्ताव के ऊपर जो आपने पारित किया था, निर्णय क्यों नहीं लिया? उन्होंने इसका जवाब भी दिया है बीजेपी के प्रवक्ताओं ने कि वो कोर्ट के आप फैसले के बाद अध्यादेश लाया गया है, तो इंतजार करना चाहिए कोर्ट के फैसले का। तो फिर इंतजार करें ना, फिर राम मंदिर वहीं बनेगा, राम मंदिर वहीं बनेगा, क्या कर रहे हैं? या तो बनाए। यदि कोर्ट का फैसला आया और आपने बदला ना SC/ST में, बदला ना, आप 3 तलाक लेके आए ना, उसमें भी तो कोर्ट का फैसला आया था। तो राम मंदिर बनाने में आपको क्या है पीछे होना? हनुमान का नाम घसीटने के पीछे क्या कारण लगता है, ये हमको जानना। अभी तो हनुमान जी हैं, अब उसके बाद कोई और घसीटे जाएंगे। आप देखिए ना, शुरू में पहले जवाहरलाल नेहरू को घसीटा गया, फिर इंदिरा गांधी को घसीटा गया, हमको लगता है अब राजीव गांधी को घसीटा जाएगा। उसी प्रकार से राम जी को घसीटा गया, हनुमान जी को घसीटा गया, संभवतः मिथिला में सीता माँ को घसीट दे। तो अभी किसको किसको घसीटेगा मालूम नहीं है। ये लोग इस तरीके से भगवान का अपमान कर रहे हैं। अरे बात करो, 2 करोड़ रोजगार कहां गया साल का? पेट्रोल डीजल का दाम इतना बढ़ रहा है, उसका क्या करेगा कोई? रसोई गैस की ये हालत हो गई, उसका क्या जवाब है? 15 लाख रुपए तो किसी अकाउंट में गया नहीं। काला धन कहां गया? इन सब चीज का तो जवाब है नहीं। तो जन भावनाओं को जोड़ने के पैसे ले लेके लोग यहां से भाग गए। कहते हैं कांग्रेस के समय हुआ। ठीक है, कांग्रेस के समय हुआ, तो तुम क्या कर रहे थे जब तुम्हें मालूम था कांग्रेस के समय हुआ? तो तुमने भागने क्यों दिया? 2G घोटाले के ऊपर केस से बरी हो गए लोग, हमने इतना शोर मचाया था पार्लियामेंट में। कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर अभी तक कुछ नहीं, एक FIR तक नहीं हुआ है। कोयले घोटाले पर एक FIR तक नहीं हुआ। हम लोगों ने इतना उठाया कि चोरी हुआ, घोटाला हुआ, FIR कहां है भाई? एक क्वेश्चन क्रिटिक मेरा अलग है। मेरा मुद्दे आप लोग हटवा दिया जो मेरा मुद्दा था। मेरा एम्स के लेकर मुद्दा है जो बहुत हो रहा है। जैसे आप एविएशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे DMCH को एम्स में परिवर्तित किया जाएगा या DMCH क्या है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
समझ आपको आएगा भी नहीं। जिस तरीके से दोनार गुमटी पे जमीन नहीं मिली, जिस तरीके से एयरपोर्ट पे जमीन नहीं मिली, उसी प्रकार से डीएमसीएच में किस तरीके से क्या तय करेंगे किसी कुछ नहीं मालूम है। जनता कहाँ जाएगा तब सर, पब्लिक कहाँ जाएगा? यह आपको मालूम है ना, हरिनाथ मिश्रा जी लेकर आए थे उस समय, मेडिकल काउंसिल दिल्ली से हुआ करता था और हरिनाथ मिश्रा जी 80 के दशक में लेके आए थे डीएमसीएच। जो उसकी परिस्थिति आप जानते हैं क्या है। जनता मेरे पास आती है और रोज हम 100-150 आदमी का इलाज ऑल इंडिया में करवाते हैं। बहुत लोग जो बेचारे नहीं आ पाते उनको बोला यहाँ भी फैकल्टी पटना में जो खुली है उसमें भी हम इलाज करवा रहे हैं, है ना शर्म की बात। और 2015 और 16 में हम लोगों ने दूसरा एम्स बिहार में खुले, उसके लिए बात की थी और तब भी हमने ये बात रखी थी। अमरजीत सिन्हा उस समय हेल्थ सेक्रेटरी थे यहाँ, उनसे कहा था कि गंगा के उत्तर में बनवाइए, गंगा के दक्षिण में है। बिहार सरकार उसको भागलपुर में चाह रही थी। ये सब चीज तो भागलपुर नालंदा के आस-पास बनता है। उसके बाद 15-16 में नहीं इन्होंने किया, अब आके इन्होंने दिया। अब क्या करेंगे, शिलान्यास करेंगे, एयरपोर्ट पे आके शिलान्यास कर देंगे जहां इनका कोई योगदान नहीं है। एम्स के लिए करेंगे तो सारा पैसा खर्चा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। डॉक्टर का दरमाहा, कर्मचारियों का दरमाहा सब ऑल इंडिया देगा, बिहार सरकार का कोई दखल नहीं होगा। आपको एक उदाहरण देते हैं, मेरा घर है, मान लीजिए आप में से कोई मेरे घर में किराए पर आता है और 1000 रुपया 1500 रुपया हमको महीने का देता है। हम आपको जगह दे देते हैं, आपको मीटर दे देते हैं, पानी का कनेक्शन दे देते हैं, तो पैसा तो आप ही दीजिएगा ना। बिजली जो खर्चा कीजिएगा, पानी पे जो खर्च होगा, पानी का मीटर होगा, यहाँ तो है नहीं, उसके ऊपर आप कीजिएगा, किराया आप दीजिएगा, तो उसमें मेरा योगदान क्या है। ऐसा तो कमरा बहुत जगह मिलता है, आप और भी कहीं ले सकते हैं। तो कहीं किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं है। अपना काम बताए ना, पेंशन क्यों नहीं मिलता है। सुखराम को सुरखराम कर दिया है, रामविलास को रामविलास कर दिया है। अब उसको अकाउंट में पैसा जा रहा है, कोई लेने वाला नहीं है। ये कॉन्सेप्ट साफ नहीं हो पा रहा है कि एम्स बनेगा तो डीएमसीएच रहेगा या नहीं रहेगा, मेडिकल कॉलेज रहेगा या नहीं रहेगा। दोनों में से दोनों रहेगा, एम्स भी रहेगा, कॉलेज भी रहेगा, अस्पताल भी रहेगा, या फिर कोई एक चीज रहेगा, एम्स रहेगा। क्या है सच्चाई, क्या है इसके पीछे? ये अभी मेरे ख्याल से कांव को भी नहीं मालूम, इसीलिए कुछ बोला नहीं है। जब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आ जाएगा तो फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रहेगा। डीएमसीएच यूएमसीएच कुछ नहीं रहेगा। तो एक उसके लिए उसको ध्वस्त कर देना पड़ेगा, और ध्वस्त कर देंगे तो यहाँ पर जो भी मरा खुचा सुगर कुत्ता जाकर के बीमार होकर बाहर आता है वो भी खत्म हो जाएगा। और इस काम को शुरू होने में कम से कम नहीं तो 2 से 3 साल लगेगा, कम से कम। दरभंगा की जनता है इसके पहले आप देखिएगा जमीन कितना है, कहाँ है, कौन सा खाता है, खसरा है, उसको टोटल लिखा जाएगा। मेरे ख्याल से डीएमसीएच के पास भी नहीं होगा। ये महाराजा धीराज दरभंगा की दी हुई जमीन है, उसके ओरिजिनल कागज इनके पास है या नहीं ये भी नहीं पता है। खाता खसरा उसका देखा जाएगा, किस प्रकार का उस नक्शा, वो नक्शा कैसा है, उसके मुताबिक फिर ऑल इंडिया उसके ऊपर नक्शा बनाएगा। उसके आर्किटेक्ट आएंगे, उसके ऊपर नक्शा बनाएंगे, कहाँ पर कौन सा खुलेगा, कहाँ पर न्यूरो सर्जरी खुलेगा, कहाँ हार्ट का खुलेगा, कहाँ कैंसर का खुलेगा, किस तरीके से अलग अलग जो है फेफड़े का कहाँ खुलेगा, ये सब अलग अलग तरीके से बनेगा। उसके वार्ड बनेंगे, दरभंगा की वो नक्शा बनेगा। नक्शा बनने के बाद उसका टेंडर होगा, डीपीआर तैयार होगा, फिर उसका टेंडर होगा। टेंडर होने के बाद कोई टेंडर लेगा, कहीं एयरपोर्ट की तरह 3 बार निरस्त हो गया तो 1.5 साल उसमें लगेगा। तो कम से कम यह ऑल इंडिया शुरू होने में 6 साल लगेगा। जबकि यदि ये 15-16 में अगर निर्णय ले लिया गया होता तो आज इसके ऊपर कार्रवाई कम से कम कुछ शुरू हो गई होती। तो 3 साल बाद क्यों ये निर्णय लिया गया है? तो लॉस भी होगा एम्स बनने से, जब कॉलेज बंद हो जाएगा डीएमसीएच दरभंगा के लिए, तो लॉस का भी कीजिए। आप ये सोचिए कि केवल दरभंगा नहीं, दरभंगा के एम्स आ जाने से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में अपने आप जूनियर रेजिडेंट्स की ट्रेनिंग होती है, सीनियर रेजिडेंट्स होते हैं, जूनियर रेजिडेंट्स होते हैं। तो वो जितना ट्रेनिंग इसके अंदर आपको डीएमसीएच मिलता है वो ऑल इंडिया के स्तर पर मिलेगी। इसके नुकसान कुछ नहीं होगा। नहीं, मेरा ये मानना है कि एम्स नहीं बनेगा। ये हवाई जो यात्रा करा रहे हैं, इलेक्शन के कारण ही करा रहे हैं। डीएमसीएच का अस्तित्व ऐसे भी है, रहेगा। लोग चुनावी ख्याली लोगों को लुभाने की, लोगों को ठगा जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है? क्योंकि हम एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आशा करते हैं कि लोगों को ठगा नहीं जा रहा है।
इसलिए क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत आवश्यकता है और स्वास्थ्य सेवाओं से लोग बिल्कुल वंचित हैं, जिस प्रकार से स्कूलों में वंचित हैं, जहां शिक्षक नहीं है। 10 पीएचसी हैं मेरे पूरे जिले में, 10 पीएचसी, उसमें 3 डॉक्टर हैं, प्रभारी डॉक्टर हैं। एक को 4 का प्रभार है, बाकी 2 को 3-3 का प्रभार दिया गया। आप सोचिए कि किस तरीके से पूरे जिले में कहां घूमेगा कोई। प्लास्टिक की थैली पर आगामी 14 दिसंबर से पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। आगामी 14 दिसंबर से पूरे बिहार प्रदेश में प्लास्टिक की थैली यानी पॉलीथीन पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा। बिना मोटाई एवं आकार की गणना किए सभी प्रकार के कैरी बैग इस प्रतिबंध की जद में आ जाएंगे। प्लास्टिक थैली पर पूर्ण प्रतिबंध को अक्षर कार्यान्वित करने के लिए शनिवार को नगर निगम की विशेष बैठक हुई, जिसमें नगर विधायक सह नगर निगम के पदेन सदस्य संजय सरावगी, महापौर वैजयंती देवी खेड़िया, उप महापौर तथा नगर आयुक्त भी शामिल हुए। इस बैठक में प्लास्टिक से हो रही पर्यावरण को नुकसान की चर्चा हुई और आगामी 14 दिसंबर से पहले आम जन को प्रतिबंध की जानकारी देने के लिए होल्डिंग एवं हैंडबिल वितरण करने का निर्णय हुआ है। विदित हो कि प्लास्टिक का लगभग 100 वर्षों तक क्षरण नहीं होता है। मिट्टी में जाने के बाद प्लास्टिक के कारण भूगर्भ जल की गुणवत्ता में बहुत फर्क आ जाता है। इतना ही नहीं, प्लास्टिक के कारण भूगर्भ जल का स्तर भी नीचे चला जाता है। प्लास्टिक के कप में गर्म खाद्य पदार्थ रखने से प्लास्टिक में कई जहरीली रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, जिसमें कैंसर जैसी प्राण घातक बीमारी होने की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा कई लावारिस और आवारा पशु चारा के अभाव में प्लास्टिक निगल लेते हैं, जो उनके लिए जानलेवा साबित होता है। बहरहाल बिहार सरकार की परिकल्पना प्लास्टिक मुक्त बिहार अब मूर्त रूप लेने जा रही है, जिसमें आम जनता को सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता है। और विभिन्न प्लास्टिक के जो सामग्री बनी हुई है उसको कैसे उसका उपयोग हो, कैसे उसके फिर से रिसाइकिल किया जाए, उस सब पर उत्पादनकर्ता, दुकानदार, उपयोगकर्ता सबका जो है इसमें दायित्व माना गया है। सबसे पहले तो हम सभी जानते हैं प्लास्टिक बहुत जितने तेजी में प्लास्टिक का प्रचार प्रसार हुआ, पॉलीथीन का प्रचार प्रसार हुआ, उतना रिपोर्ट दिया है। अगर हम लोग गर्म पेय पदार्थ अगर किसी प्लास्टिक से पीते हैं, या हम लोग जो प्लास्टिक में से चाय पीते हैं या गर्म पेय पदार्थ उपयोग करते हैं, तो सीधे सीधे उससे कैंसर की बीमारी। और मैं अपने बारे में बताऊं, मैं तो लगभग 3-4 सालों से प्लास्टिक के सामानों में गर्म पेय पदार्थ लेता ही नहीं, और जहां बैठता हूं मैं कुछ गर्म पेय पदार्थ लेते हैं तो मैं उनको रोकता नहीं। और सीधा सीधा इतना जो आप लोग सब लोग माननीय जनप्रतिनिधि, मैं जब 2005 में एमएलए बना था, 2018 में हमको लगता है 50 गुना कैंसर का मरीज, 100 गुना कैंसर के मरीज के आने की संख्या मेरे पास बढ़ गई। आपको मन में होता होगा विधायक जी को डॉक्टर थोड़ी जो विधायक जी के यहाँ कैंसर के मरीज क्यों जाते हैं, तो उसमें सरकार से हम लोग विभिन्न रोगों के इलाज के लिए सरकार से राशि दिलवाते हैं, चाहे वो कैंसर हो, चाहे हार्ट का हो, चाहे ब्रेन, बहुत तरह के उसमें। और जो इलाज के लिए जाते हैं उसको लोगों को हम लोग अनुशंसा पत्र देते हैं, वहाँ की सुविधा मिल जाती है। टाटा मेमोरियल मुंबई में जाने वाले बहुत लोग हैं, तो वहाँ एक पत्र देने से उनको कुछ सुविधा मिल जाती है रहने वाली। नगर निगम जो बैठक था उसमें ये निर्णय लिया गया है कि पॉलीथीन पर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा, और उससे होने वाली हानि के बारे में सब जानकारी देने के बारे में बातचीत हुई है, और इसको जनता के बीच में मैसेज देने के लिए कि इससे नुकसान क्या है, इस पर प्रतिबंध लगा है, इसमें किस किस तरह से हम लोग इसको माने प्रचार प्रसार करेंगे उस पर भी आज विचार हुई है। इसमें मुख्य जगह होर्डिंग लगाने की व्यवस्था हुई है, मैचिंग की व्यवस्था हुई है, और अभी सब पार्षदों द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि एक जूट
का थैला, जिस पर नगर निगम का ये और स्वच्छता के बारे में लिखा रहेगा और जनता को जो है सो बहुत कम से कम मूल्य दर में वितरित करके ये मैसेज दिया जाए कि आप झोला का उपयोग कीजिए, पॉलीथीन का उपयोग मत कीजिए। इससे बहुत तरह की हानि है, शारीरिक हो, सामाजिक हो या व्यावसायिक, हर तरह से नुकसान है। आज विशेष बैठक बुलाई गई थी, उसमें था कि पॉलीथीन पर बैन लगाना या कैरी बैग को या पॉलीथीन हो जिसमें सब्जी वगैरह सब जनता को दिया जाता है, उस पर बैन लगाना जरूरी है, क्योंकि पर्यावरण के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इससे तरह तरह की बीमारियां होती है। या कप में, जो प्लास्टिक के कप में आप चाय पीते हैं, उससे कैंसर की बीमारी होती है। वो जो जलाया जाता है उसके धुआं से कैंसर होती है। इसीलिए आज की विशेष बैठक में यही चर्चा हुई, जो पॉलीथीन पे बैन लगा के इसको बंद करना है। निगम में विशेष बैठक प्लास्टिक बैन पर हम लोग विचार करने के लिए हम बैठक बुलाए थे, विशेष बैठक। प्लास्टिक हम लोग को ऑर्डर मिला है सरकार की तरफ से, सारे बिहार में सभी जगह हम लोग प्लास्टिक बैन लगा रहे हैं। और इस पर लिमिटेशन है कि उसका अनुदान है कि जैसे अगर आप ये चीज़ यूज करते हैं तो इतने दिनों के बाद आपको 15 तारीख से इसको लागू करना है हमारे शहर में। उसके पहले हम लोग प्रचार के माध्यम से, बेम्पर के माध्यम से, जो कागज़ में जो छपते हैं उसके माध्यम से हम लोग बात किए हैं कि हम लोग झोला कैसा भी बनवा के नगर निगम का करके हम लोग इसको प्रचार में रखेंगे कि लोग ना पॉलीथीन का यूज नहीं करें, कैरी बैग का यूज नहीं करें। ये हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। दूसरी चीज़ है कि जहाँ जहाँ पॉलीथीन गिरी रहती है, नालियाँ ब्लॉक हो जाती हैं, गलती नहीं है पॉलीथीन। प्लास्टिक की जो झोले होते हैं वो नहीं गलते हैं। ये कितने दिनों तक एक जगह एकत्रित होते हैं, उसको निकाल के हम लोग कूड़े में डाल के और फिर हम लोग को इसके चलते बहुत बीमारी का, बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। आज बिहार सरकार ने ये योजना बनाई है कि इसे बैन लगा दिया जाए, तो हम लोग चाहेंगे, पूरे शहर वासियों से हम लोग निवेदन करेंगे कि ये हम लोग का सहयोग करें और प्लास्टिक बैन लगाएं। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए रमन कुमार की रिपोर्ट। रानी शक्ति सेवा समिति के तत्वाधान में 2 दिवसीय दादी जी का मंगसीर महोत्सव कार्यक्रम के दूसरे दिन विशेष पूजन एवं मंगल पाठ का आयोजन हुआ। देखिए रिपोर्ट। दरभंगा के गांधी चौक स्थित रानी सती दादी मंदिर में 2 दिवसीय दादी जी का मंगसीर महोत्सव कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न हो गया। शनिवार की सुबह दादी जी का विशेष पूजन जात जरूला का आयोजन हुआ, जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस कार्यक्रम में नगर निगम के पूर्व महापौर ओम प्रकाश खेड़िया, महापौर वैजंती देवी खेड़िया तथा संजय मित्तल के अलावा कई अन्य लोग ने दादी जी का विशेष पूजन किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। विदित हो कि रानी शक्ति सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में कथावाचक तरुण मारोदिया ने मंगल पाठ कराया, जिसमें महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही। करने लगे तन धन के सब लोग, घोड़े थे रंग चंद को लगा रहे। श्री रानी सती की जय, झुझुण वाली मैया की जय। मातृ श्री रानी सती की जय, झुझुण वाली मैया की जय। जो सतरूप पारी करे दोनों हाथों से, थोड़ी भी सत हो भाई। घूंघट से नारायणी जाके, पति सोती आके, सकल फौज को मार भगाएगी, तो दूसरी जल्दी आई। थोड़े थे तन के साथी। गांधी चौक मंदिर पर यह कार्यक्रम हो रहा है, जो रानी शक्ति सेवा समिति द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हमने सभी कार्यक्रम दरभंगा और मिथिलांचल के लोकल प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा किया है, जिसमें कल आचार्य रणवीर शर्मा, विनोद शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा और आज मंगल पाठक में लोकप्रिय कथावाचक तरुण मारोदिया कथा वाचन किया जा रहा है।
महिलाओं ने भाग लिया है। सभी बच्चे इसमें लगे रहे हैं। आज भी 100 से अधिक महिलाओं ने मंगल पाठ में भाग लिया है और यह कार्यक्रम अनवरत हर साल आदि माह और बक्से माह में चलता रहेगा। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए रमन कुमार की रिपोर्ट। दरभंगा राजपुर से स्थित मां श्यामा मंदिर में आयोजित हो रहे अखंड श्यामा माई नाम धुन नवा यज्ञ के 5वें दिन शनिवार को जन सैलाब उमड़ पड़ा। हालांकि श्यामा माई भक्तों की सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। देखिए रिपोर्ट में। दरभंगा राज परिसर स्थित मां श्यामा माई मंदिर में 27 नवंबर से आयोजित हो रहे नवा यज्ञ के 5वें दिन शनिवार को जन सैलाब उमड़ पड़ा। पूरे मंदिर में तिल रखने की जगह नहीं थी। दर्जनों के झुंड में पहुंच रहे श्यामा माई भक्तों का उत्साह एवं उनकी भक्ति श्रद्धालुओं के चेहरे पर स्पष्ट दिख रही थी। श्यामा माई नाम धुन के अखंड जय घोष से पूरा वातावरण श्यामामय हो गया था। एक और जहां कीर्तन मंडली श्यामा माई नाम धुन से व्यस्त थी तो दूसरी ओर हवन कार्यक्रम भी निरंतर चल रहा था। श्यामा माई के भक्तों के लिए भंडारे का भी प्रबंध किया गया था। विदित हो कि श्यामा माई नाम धुन नवा यज्ञ की पूर्णाहुति 6 दिसंबर को होगी। तब तक पूरे मंदिर परिसर में मां श्यामा माई के अखंड जय घोष का सिलसिला अनावरण जारी रहेगा। बताते चले कि यह आयोजन विगत कई दशकों से होता रहा है, जिसमें दरभंगा के अलावा निकटवर्ती जिले तथा नेपाल से आए श्यामा भक्त शामिल होते रहे हैं और यह सिलसिला इस साल भी जारी है। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए क्या लगाए हुए आप लोग? कैंप किस तरह का लगाए हुए? निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाए हुए हैं श्यामा माई के मंदिर में। किनके तरफ से लगाया गया? डॉक्टर जादुरी सिन्हा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लहरिया बागरगंज के। कितने आदमी का टीम है आपके पास? हम लगभग 20 आदमी की टीम। दवा क्या निःशुल्क दवा दिया जा रहा है? हाँ, हम निःशुल्क दवा दे रहे हैं। किस चीज़ का दवा दे रहे हैं? हर बीमारी का हम दे रहे हैं, खास करके क्रॉनिक का सबसे अधिक कैंप लगाया गया है। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए राजू सिंह की रिपोर्ट। शनिवार को मिथिला विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग के सभागार में सूचना के अधिकार विषय को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के सूचना आयुक्त ओम प्रकाश बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सेमिनार की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने की। मिथिला विश्वविद्यालय के लोक सूचना पदाधिकारी डॉक्टर NK अग्रवाल तथा कुल सचिव कर्नल निशित कुमार राय उपस्थित थे।
धन्यवाद दूंगा जो हमारे सूचना आयुक्त हैं, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाल करके यहाँ आने का कष्ट किया और हम सभी को सूचना के अधिकार के बारे में विशेष जानकारियाँ दी। काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे भी नहीं लगी। अभी तो ये छात्र चले गए हैं जो श्रोता थे पहले, लेकिन जो आप लोग जो भी मौजूद हैं, सूचना आयोग अभी बहुत ही अधिक एक्टिव हो गया है। मैं अभी देख रहा था अपने पिछले 3-4 महीनों के अनुभव में कि सूचना आयोग से ज़्यादा बड़ा फाइन आ रहा है। करीब 2 लाख और 2.5 लाख तक का फाइन चला गया है सूचना नहीं देने पे, जबकि हाई कोर्ट में अभी वो 10,000 से 50,000 तक पहुंचा। तो इसलिए आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि सूचना आयोग कितना अधिक जो है इम्पोर्टेंट है और सूचना देना, समय पे सूचना देना कितना जरूरी हो गया है। कि आज तक मेरी जानकारी में सरकारी कार्यक्रम को छोड़ के आरटीआई पर कोई सेमिनार राज्य में आयोजित नहीं किया गया, विश्वविद्यालय ही नहीं, मुझे लगता है किसी भी विभाग के द्वारा। और मुझे यह कहने में गर्व है कि मैं 2011 में पहली बार जब सूचना पदाधिकारी बना था तो उस समय बहुत हतोत्साहित किया गया था, परंतु आज मुझे लगता है कि एक शिक्षक से ज़्यादा मैं सूचना पदाधिकारी के रूप में जाना जाता हूँ। मिथिला विश्वविद्यालय को सूचना के अधिकार में राज्य सरकार के सारे विभाग को मिलाकर मुझे कहे पूरे राज्य सरकार के द्वारा तृतीय पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार और प्रथम पुरस्कार मिल चुका है। कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। मैं ये महसूस कर रहा था कि मेरे विश्वविद्यालय में जितने आरटीआई के आवेदन, अमूमन प्रत्येक दिन कार्य दिवस में 3, 4, 5 आवेदन आते हैं। आवेदन मांगने वालों की संख्या तो बहुत ज़्यादा रहती है, परंतु उनको ये पता नहीं होता है कि हम क्या मांग रहे हैं। अधिकतर मैं मामलों में देखता हूँ कि विद्वेष की भावना से या सही भी मांगना है तो वो मांगने का उनको तरीका नहीं मालूम है और वो बाद में उनको तकलीफ होती है, दुख होता है कि मैं सूचना पदाधिकारी से जो सूचना मांगता हूँ वो सूचना नहीं देते हैं, घुमा देते हैं और गलत तरीके से सूचना देते हैं। मैं ये बिल्कुल कहता हूँ, मैं कई बार इसके पहले भी कुलपति थे, वर्तमान कुलपति भी हैं, मेरी कार्यशैली बिल्कुल अलग है। मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करता हूं और मैं चैलेंज करता हूं कि मैं जो भी सूचना देता हूं वो नियम के दायरे में देता हूं। आप देखेंगे कभी कभी मेरे पास एक शाहपुर पटोरी की लड़की का एक आवेदन आया था। उसने रिजल्ट के प्रकाशन के संबंध में सूचना मांगी थी। सूचना के अधिकार में रिजल्ट का प्रकाशन नहीं होता है, परंतु मैंने कंट्रोलर के यहाँ भेज के उसका रिजल्ट निकलवाया, क्योंकि सूचना के अधिकार अधिनियम में प्रस्तावना में लिखा हुआ है, जैसे भारत के प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि आरटीआई अभिव्यक्ति का अधिकार। लोग अभिव्यक्त कब करेंगे? जब जानेंगे तभी तो करेंगे। जो जानेंगे कैसे? जब उनको सूचना मिलेगी। मतलब सब भारत के संविधान के प्रस्तावना में सूचना के अधिकार को दिया हुआ है। इसका मतलब हो गया कि हमारे मौलिक अधिकार से भी ऊपर है। विश्वविद्यालय के अविशद की बैठक शनिवार को हुई। बैठक की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने की। बैठक में कुल सचिव समेत अविशद के सभी सदस्य शामिल हुए, जिसमें विनोद चौधरी तथा नगर विधायक संजय शरावगी भी उपस्थित थे। इस बैठक में 29 अक्टूबर की विगत बैठक के कार्यनीति की पुष्टि पर विचार समेत अन्य मुद्दों पर गहन विचार विमर्श हुआ। जवाब हम लोग मतलब पहले वो तो तय होगा कि अभी कमेटी के बाद पुनः आप से मिलेंगे, समय अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मांग को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय के मृतक कर्मी के आश्रितों का धरना शनिवार को भी जारी रहा। इसके मांग को समर्थन देने भाजपा से निलंबित दरभंगा के सांसद कीर्ति आजाद भी मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर पहुंचे। हाल चुनाव माथे पर है तो वे आम जनता तक पहुंचने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते। जी, ये जो है मृत
परिजन सब जो हैं, जैसे ये पालिया को जो नौकरी नहीं मिल रही है, जो इनका अधिकार है नहीं मिल रहा है, इसलिए ये जो है हड़ताल ये धरना पर है। क्या आपसे कोई बढ़िया पदाधिकारी विश्वविद्यालय से संपर्क करने आए कि नहीं? नहीं, कोई नहीं आया है। 3 दिन हो गया है, अभी तक कोई नहीं आया है, जबकि इनका ये अधिकार है और सबको आना चाहिए। लगातार 3 दिन से जो धरना हो रही है और अभी तक कोई प्रशासन नहीं आया है। क्या नाम है आपका? रूबी दीपा। अनुकंपा पालियों को नियुक्ति पत्र निर्गत हो, इस मांग को लेके हम सभी अनुकंपा पाल और उनके परिजन दिनांक 29/11/2018 से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन विश्वविद्यालय मुख्यालय पर कर रहे हैं। क्या अगर आपके यहाँ किसी तरह कोई पदाधिकारी संपर्क करने आए कि नहीं यूनिवर्सिटी से? जी नहीं, आधिकारिक तौर पे अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन के कोई आला अधिकारी हमसे संपर्क नहीं किए हैं। 4 साल से हमारे बच्चा सब यूनिवर्सिटी अनुकंपा पाल सब भटक रहा है, कतौ सक्सेस नहीं भेट रहा है। हमरा सबके देखिए जीवन 4 साल से एक सबके तबाह हो गए, सब बच्चा सब अंत में संघर्ष से उतर गए। हम सब देखो यही द्वारे देखिए बच्चा सब की हालत थी की कहाँ से क्या न उपस्थित भ रहा है। कम से कम हमरा सबके अवस्था का लोग के कम से कम बातों बुझे सरकार जे हमरा सबके परिवार के की हालत भ गए हैं, की होइ छी। हम सब ये अवस्था में हमरा सबके कोई सहारा के नहार नहीं, जे सहारा करना है से विपत्ति के मारले है। तो हम सब तैयो हमरा सबके हम एलो इस द्वारे बच्चा सबके उत्साहित करे के वास्ते, बुझक वास्ते जे तू सब जा तक संघर्ष करबे कर, जहाँ तक संघर्ष नहीं करबो ता तक कोनो उपाय नहीं है। अनुसार है और खेद की बात यह है कि LNMU विश्वविद्यालय में पिछले 4.5 साल से ज़्यादा का समय गुजर चुका है और अभी तक एक भी मीटिंग नहीं हुई। इससे बड़ा अन्याय और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमने सभी पालकों से कहा है कि वह अपनी ओर से एक आवेदन राज्यपाल जी के नाम से लिखें, उसकी प्रतिलिपि मेरे द्वारा उनको भेजने की उस पर लिखें, तो हम व्यक्तिगत रूप से उनसे बात भी करेंगे और उनसे कहा भी जाए, उनकी प्रतिलिपि हम कुलपति को भी देंगे और रजिस्ट्रार को भी देंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि इस पर शीघ्र से शीघ्र कार्य किया जाए। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए नीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे सबका ये सवाल है। जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे सबका ये सवाल है। गिल गिल पाशा सुन मेरे राजा 1 2 9 11। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, GN गंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ AC, नॉन AC, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है।
एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924।